देश भर में चल रहे कोयला संकट के चलते आए बिजली संकट में खलबली मची हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए कोयला उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्वीकार किया कि देश में कोयले की कमी हुई, लेकिन इसको जल्द सुधार लिया जाएगा। हालात में तेजी से सुधार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जोशी ने करीब 8 घंटे तक छत्तीसगढ़ के कोरबा इलाके की कोयले खदानों का निरीक्षण करने के बाद ये बात कही है। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद बाजार में तेजी से सुधार हुआ है। इसी कड़ी में बिजली की भी मांग बढ़ी। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार पावर प्लांट्स को 1.9 मिलियन टन कोयला प्रतिदिन दे रही थी, लेकिन बुधवार को 2.08 मिलियन टन कोयले की सप्लाई की गई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पावर प्लांट्स को पर्याप्त मात्रा में कोयले का स्टॉक दिया जाएगा ताकि वहां कोई कमी ना हो। जोशी ने कहा कि देश में कोयले के उत्पादन में 20% वृद्धि होने के बावजूद यह संकट आया है। इसके मुख्य वजह कोयले का आयात कम हुआ। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों से आने वाले कोयले में 30% तक की कमी आई है। इस कारण इस तरह का संकट खड़ा हुआ है। इससे निपटने के लिए कोल इंडिया के अफसरों को उचित निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि देश में कोयले की जरूरत का 20% हिस्सा अकेले छत्तीसगढ़ से सप्लाई किया जाता है। कोल का शॉर्टेज बीच में थोड़ा शॉर्टेज तो हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। बारिश के कारण और इंटरनेशनल प्राइस अचानक ज़बरदस्त बढ़ गए। 60 रुपीज़ टन पर टन से 190 रुपीज़ टन हो गया। इसके कारण लगभग इम्पोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट थे, उस लगभग अभी 15-20 दिन से लगभग बंद हो गया है। नहीं तो बहुत कम प्रोडक्शन कर रहा है, जनरेट कर रहा है। इसके कारण हमारा जो कोल इंडिया और ओवरऑल डोमेस्टिक कोल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था, और जो रेगुलर रेनफॉल होता है, बारिश होता है, उससे बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी कोल एरिया में हुआ था। इसके कारण थोड़ा कमियां तो हुआ था, लेकिन अभी बारिश कम हो गया है। हम कल 1.94 मिलियन टन हमने सप्लाई किया है। चीन से चल रही तनातनी के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लद्दाख पहुंच गए हैं। वे जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। राष्ट्रपति के इस दौरे को राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सारी परंपराओं को तोड़ते हुए वे लद्दाख पहुंचे हैं। परंपरागत रूप से राष्ट्रपति राजधानी में ही दशहरा उत्सव में शामिल होते रहे हैं, लेकिन इस बार राष्ट्रपति लद्दाख में जवानों के साथ दशहरा मनाकर पड़ोसी देश चीन को बड़ा संदेश देना चाहते हैं। 15 अक्टूबर को वे द्रास में कारगिल स्मारक और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। जवानों के साथ दशहरे पर समय भी बिताएंगे, उनसे बात भी करेंगे। राष्ट्रपति 14 और 15 अक्टूबर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। 14 अक्टूबर को वे लेह के सिंधु घाट में सिंधु दर्शन कर पूजा करेंगे। इसी दिन शाम को वे उधमपुर में सैनिकों से बात कर उनका उत्साहवर्धन करेंगे। सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को फिर तेल के दाम बढ़ा दिए। पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर वृद्धि करने का ऐलान किया गया है। अब दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपये 69 पैसे और डीजल 93 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। केवल दिल्ली ही नहीं, देश के 30 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार चली गई है। वहीं डीजल 13 राज्यों में 100 रुपये से अधिक में मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्टूबर में 14 दिनों में 11 बार कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। अब तक इस महीने में पेट्रोल 3 रुपये 15 पैसे और डीजल 3 रुपये 65 पैसे महंगा हो चुका है। राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल 116 रुपये 86 पैसे, मध्य प्रदेश के अनूपपुर में 116 रुपये 18 पैसे, भोपाल में 113 रुपये 37 पैसे, जयपुर में 111 रुपये 91 पैसे,
मुंबई में 110 रुपये 75 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि की प्रमुख वजह कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ही है। अमेरिकी बाजार में क्रूड ऑयल 83.76 डॉलर प्रति बैरल में बिका है। यह 3 साल के कच्चे तेल की सबसे अधिक कीमत है। पश्चिम बंगाल में जीत से उत्साहित टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अब उत्तर प्रदेश में जाने का फैसला किया है। वह उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोहा लेने आ रही हैं। वे खुद को अब प्रधानमंत्री के विकल्प के तौर पर पेश करना चाहती हैं। ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में विकल्प के तौर पर अपने आप को पेश करेंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि टीएमसी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे को टीएमसी में शामिल कराने की तैयारी है। इसके लिए ललितेश त्रिपाठी को टीएमसी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ललितेश की टीएमसी में धमाकेदार एंट्री करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा वहां संगठन के विस्तार पर पूरी योजनाएं बनाई जा रही हैं। कोशिश की जा रही है कि पूरे राज्य में पार्टी के पदाधिकारी बनाए जाएं। इससे बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी होगी। संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि टीएमसी उत्तर प्रदेश में किसी बड़े दल से समझौता करके चुनाव लड़ सकती है। इस बात की पूरी संभावना है कि वह अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से गठबंधन भी कर सकती है। वैसे ममता ने इसी तरह असम, त्रिपुरा और दिल्ली में भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में छठ पूजा के आयोजन की इजाज़त को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि राजधानी में पिछले 3 महीने में कोरोना महामारी नियंत्रण में है। ऐसे में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छठ पूजा का आयोजन की अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि इस मामले में डीडीएमए की बैठक जल्द बुलाई जाए और छठ पूजा समारोह की आयोजनों की इजाज़त मिले। दिल्ली के सदर बाजार में एक गोदाम से पुलिस ने करीब 470 किलो पटाखे जब्त किए हैं। साथ ही विक्रेता को भी हिरासत में ले लिया गया है। भारी मात्रा में इन पटाखों को दिवाली के अवसर पर मेरठ से दिल्ली ऊंचे दाम पर बेचने के लिए लाया गया था। पुलिस द्वारा पटाखा विक्रेता को गिरफ्तार कर आईपीसी धारा 286, धारा 188 और विस्फोटक सामग्री रखने के अंतर्गत धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली में दिवाली के अवसर पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगने के बाद पुलिस जगह जगह छापेमारी की ऐसे अवैध रूप से रखे गए पटाखों को ढूंढ रही है। ऐसे ही एक छापेमारी में उत्तरी दिल्ली के सदर बाजार स्थित एक गोदाम से पुलिस ने 470 किलो से अधिक की गैर कानूनी रूप से रखे गए पटाखे जब्त किए हैं। पुलिस ने पटाखा विक्रेता को गिरफ्तार कर इस विषय में विस्तृत जानकारी साझा करते हुए कहा कि गिरफ्तारी किए गए विक्रेता का उद्देश्य मेरठ से पटाखों को दिल्ली लाकर दिवाली के उपलक्ष्य में ऊंचे दामों पर बेचना था। दिल्ली से कानपुर की ओर आ रही मालगाड़ी शुक्रवार तड़के सुबह करीब 4 बजे अंबियापुर रूरा स्टेशन के बीच मालगाड़ी के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे की खबर मिलने के बाद कंट्रोल से सभी स्टेशनों को मैसेज दिया गया कि अप और डाउन की सभी ट्रेनों जहां तहां रोक दी जाएं। अप डाउन लाइन पर ट्रेनों का संचालन बंद करने से लखनऊ से दिल्ली वाया कानपुर जाने वाली तेजस एक्सप्रेस सहित 71 अप डाउन ट्रेनों को गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ तो कुछ को कानपुर, झांसी होते हुए दिल्ली पास कराने के आदेश दिए गए हैं। कानपुर में हवाड़ा राजधानी, कानपुर शताब्दी समेत 60 ट्रेन सुबह 5:15 बजे से ही खड़ी हैं। इसी के साथ 71 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। दिल्ली की कुछ ट्रेनों को वाया मुरादाबाद और झांसी रूट के पास कराने की कोशिश की जा रही है। दशहरे के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 96वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिस मौके पर नागपुर आरएसएस का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत संबोधन करते हुए जोर दिया कि देश की युवा को भारत के इतिहास की जानकारी होना चाहिए।
ताकि उससे सीख कर आगे बढ़ सकें। इसी के साथ उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कहा कि जनसंख्या नीति भी होनी चाहिए। उनको लगता है कि उसको लेकर एक बार फिर विचार करना चाहिए। भारत युवाओं का अभी देश है, लेकिन ये सब 30 साल के बाद बूढ़े बनेंगे, तब इन्हें खिलाने के लिए भी हाथ लगेंगे और उसके लिए काम करने वाले कितने लगेंगे, इन दोनों बातों पर सोचना होगा। अगर हम इतना बढ़ेंगे तो पर्यावरण कितना झेल पाएगा। रणनीति को 50 साल आगे तक सोचक बननी चाहिए, जिसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे ही जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बन सकता है। जम्मू कश्मीर में सोमवार के बाद गुरुवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक JCO का एक जवान शहीद हो गया। एक एनकाउंटर जम्मू राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे के करीब भिम्बर गली इलाके में हुआ, जो मेंढर सब डिवीज़न में आता है। यहाँ भट्टा धुरिया गांव है और इसी गांव का सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। सैन्य दस्ते पर आतंकियों ने फायरिंग की। बता दें, इसके पहले सोमवार को इसी इलाके में आतंकियों के हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले जिस डेरा की गली क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ था, गुरुवार को भी उसी इलाके से कुछ दूरी पर मुठभेड़ हुई। एक अधिकारी के मुताबिक सुरक्षा बल यहाँ आतंकवाद विरोधी अभियान चला रहे हैं। इस इलाके में घने जंगल हैं और यहाँ राजौरी और पुंछ जिलों को जोड़ता है। सुरक्षा बलों ने गुरुवार को भट्टा भूरिया इलाके को घेर लिया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन कैलिफोर्निया के UC इरविन मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया। उनके प्रवक्ता एंजल उरेना ने इस बारे में एक बयान जारी करके जानकारी दी कि उन्हें गैर कोविड संक्रमण के इलाज के लिए मंगलवार को भर्ती कराया गया था। क्लिंटन के डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें क्लोज मॉनिटरिंग के लिए भर्ती किया गया है और एंटीबायोटिक्स और फ्लूइड्स दिए जा रहे हैं। क्लिंटन 75 साल के हैं, जिनको हृदय संबंधी बीमारियां होती रहती हैं। उनकी 2 हार्ट सर्जरी 2004 और 2010 में हुई है। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का आंकड़ा अगले कुछ दिनों में 100 करोड़ को पार करने वाला है। कोविन ऐप पर आजकल में 100 करोड़ डोज पूरा होने को लेकर उल्टी गिनती दिखने लगेगी। भारत सरकार इस खास मौके पर बड़े कार्यक्रम करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश में 100 करोड़ टीकाकरण पूरे होने पर बंदरगाहों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और मेट्रो स्टेशनों और एयरपोर्ट पर इस ऐतिहासिक उपलब्धियों की घोषणा की जाएगी। इतना ही नहीं, इस अवसर पर स्पाइस जेट के विमानों पर हेल्थ वर्कर्स की तस्वीरों के साथ पोस्टर लगाए जाएंगे। देश के समुद्री तट पर शिप की हुटिंग भी होगी। वहीं इस अवसर के लिए खादी ने सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया है। इसे 100 करोड़ खुराक वाले दिन लाल किले नॉर्थ साउथ ब्लॉक तक फहराने की योजना है। इस मौके पर कोरोना वर्कर्स का अभिनंदन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को गोवा में थे, जहां उन्होंने कश्मीर में हालिया आतंकी गतिविधियों को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला बोला। शाह ने कहा, पाकिस्तान कश्मीर में दखल देने की गलती ना करे, वो अपनी हद में रहे। अगर पड़ोसी मुल्क ने अपनी सीमाएं लांघी तो भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने से पीछे नहीं हटेगा। बता दें, अमित शाह ने दक्षिण गोवा के धाराबंधोड़ा में NFSU की आधारशिला रखी, जिसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, पुंछ में जब हमला हुआ तो पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करना इतना आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी और मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में पहली बार भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा और सम्मान को साबित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय 15 अक्टूबर से भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के टूरिस्ट वीजा को जारी करेंगे। यह सुविधा चार्टर्ड विमान से आने वाले विदेश पर्यटकों के लिए होगी। वहीं चार्टर्ड विमान के इतर
अन्य विमानों से भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए टूरिस्ट वीज़ा 15 नवंबर से जारी किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल और मानदंडों का पालन विदेशी पर्यटकों उन्हें भारत में लाने वाले विमान और लैंडिंग स्टेशनों पर किया जाएगा। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पिछले साल विदेशी नागरिकों को जारी किए गए वीज़ा निरस्त कर दिए थे।